जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी। उसी के साथ खबर आ रही है संयुक्त किसान मोर्चा के दो बड़े ऐलान, हो सकता है फिर से आंदोलन का आगाज। उसी के साथ खबर आ रही है गुजरात से, गुजरात के किसानों को मोबाइल खरीदने के लिए सरकार करेगी पैसों की मदद। उसी के साथ खबर आ रही है बॉलीवुड से सलमान खान के रिलेटेड, सलमान खान का हो चुका है पड़ोसी से झगड़ा, कर दिया है मानहानि का मुकदमा। उसी के साथ खबर आ रही है अमेरिका में कांधार जैसे हालात, महिला आतंकी को छुड़ाने के लिए 4 लोगों को बनाया बंधक। उसी के साथ जानेंगे असेंबली इलेक्शन की अपडेट्स के बारे में और भारत के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 16 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है 21 जनवरी से फिर से किसान आंदोलन होगा शुरू, लखीमपुर होगा हॉटस्पॉट। अजय मिश्र टेनी के बर्खास्तगी का बड़ा मुद्दा, राकेश टिकट डालेंगे डेरा, पीड़ितों से भी मिलेंगे। जहां दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा के दो बड़े ऐलान सामने आए हैं। 31 जनवरी को देश भर में वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे और 21 जनवरी किसान लखीमपुर पहुंचकर केंद्र पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर किसानों ने फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। टेनी की बर्खास्तगी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत 21 जनवरी से लखीमपुर खीरी में डेरा डालेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करेगा और 31 जनवरी को पूरे देश में वायदा खिलाफी दिवस के रूप में विरोध भी करेगा। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पड़ोसी से खफा भाईजान, सलमान खान ने अपने पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी पर किया मानहानि का मुकदमा, कोर्ट ने खारिज की एक्टर की याचिका। दरअसल सलमान खान ने उनके खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगाया था। सलमान खान की दायर याचिका के मुताबिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में एक्टर के खिलाफ अपशब्द बोले थे। शो में भाग लेने वाले 2 अन्य लोगों को भी उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया गया है। इस मामले में सलमान ने यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का नाम भी अपने केस में शामिल किया है। उन्होंने मांग की है कि इस अपमानजनक कंटेंट को हर वेबसाइट से ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया जाए। दरअसल सलमान खान द्वारा दायर मानहानि के मामले पर जज अनिल लद्दाद ने केतन कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जनवरी तक की तारीख तय की है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे 157 कोरोना पॉजिटिव केस उज्जैन में मिले। उज्जैन में ऋषिनगर, नानखेड़ा, अलकधाम और सेठी नगर बने कोरोना के हॉटस्पॉट। दोस्तों उज्जैन से कोरोना की खबर आ रही है। उज्जैन में कोरोना शहर के पॉश कॉलोनी में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला है। नानखेड़ा, अलकधाम, विवेकानंद कॉलोनी, ऋषिनगर और सेठी नगर में सर्वाधिक कोरोना पेशेंट है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में पटनी बाजार इलाके में मरीजों की संख्या अधिक है। इन इलाकों में 15% से अधिक मरीज होम आइसोलेट भी बताए जा रहे हैं। देखते अगले समाजवादी पार्टी के होंगे दारा सिंह, रैली के लिए पार्टियों को 22 जनवरी तक का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर अपडेट है। दरअसल चुनाव आयोग ने रोड शो और रैलियों पर भी 22 जनवरी तक रोक बढ़ा दी गई है। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डिजिटल माध्यमों में चुनाव प्रसार पर जोर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो पर रोक 1 सप्ताह यानी 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इंडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर से स्थिति की समीक्षा करने वाला है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, ट्विटर पर किया ऐलान। विराट कोहली ने वनडे और T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान किया है। कोहली ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोहली ने ट्विटर पर कहा है कि 7 साल तक टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने के बाद मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया है। मुझे नहीं पता कि यह समय सही है या नहीं, लेकिन विराट कोहली ने ट्वीट में आगे लिखा कि पिछले 7 साल से लगातार मेरी कोशिश, कड़ी मेहनत और हर रोज टीम को सही दिशा में पहुंचाने की ही रही है। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है। मेरे लिए टेस्ट की कप्तानी को खत्म करने का यह सही समय है। तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी अपनी कप्तानी छोड़ दी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पंजाब CM चन्नी की चुनाव तारीख 6 दिन आगे बढ़ाने की हुई है मांग। इलेक्शन कमीशन को लिखी है चन्नी ने चिट्ठी।
जहाँ दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन आगे बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। पंजाब में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। 10 मार्च को नतीजे आने हैं। चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने वाले हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर गुरु रविदास जयंती के चलते पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने चुनाव की तारीख कम से कम 6 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। पंजाब सीएम ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु बनारस में होंगे और मताधिकार के प्रयोग से वंचित हो जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे महाराष्ट्र में लगाई जाएंगी क्या और पाबंदियां, डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया जवाब। जहां दोस्तों महाराष्ट्र से भी कोरोना के चलते पाबंदियों की खबर आ रही है। क्या कुछ खबर में देखते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे और राज्य के अन्य जगहों पर कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि अभी कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन स्थिति के आधार पर अगले सप्ताह तक कोई निर्णय लिया जा सकेगा। पवार ने पुणे में कोविड-19 समीक्षा की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात की। इस बैठक में पुणे जिला प्रशासन, पुणे नगर निगम, पिंपरी चिंचवड नगर निगम और जिला परिषद के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार का ये फायदा नहीं जानते आप। मिलती है आयकर में 1.5 लाख की छूट। जहां दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर इनकम टैक्स में छूट की खबर आई है। जानते हैं यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो सरकार आपको लाभ दे सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर 1,50,000 रुपए तक की कुल टैक्स में छूट मिल सकती है। केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। जी हां दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक नया सेक्शन बनाया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों को टैक्स भुगतान करने से छूट देता है। आयकर कानून के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन भुगतान करते समय सेक्शन 80(b) के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर 1,50,000 रुपए तक की कुल टैक्स से छूट का लाभ भी ले सकते हैं। जानते हैं अगली खबर। इस खबर में जानेंगे अभी नहीं मिलने वाली है कड़ाके की ठंड से राहत। मौसम विभाग ने बताई ये बातें। जहाँ दोस्तों मौसम विभाग ने अपना बुलेटिन जारी किया है। क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने, देखते हैं इस खबर में। हड्डियों में चुभने वाली ठंड ने लोगों की मुश्किलें वैसे तो बढ़ा दी है। कई जगहों पर लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकेगा। अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे दिन की स्थिति रहने वाली है। IMD ने यह भी कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखा नहीं गया है। हम आपको बता दें कि IMD ने साथ ही में बताया अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में काफी ठंड की स्थिति होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। IMD के बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार और अगले 5 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में रात में सुबह के घंटों में घना कोहरा देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा कोहरा रहने की भी संभावना है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है दिल्ली और मुंबई में थोड़ी धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डरा रही है तीसरी लहर। जहां दोस्तों कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती लग रही है। महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना संक्रमण के मामलों पर अगर गौर किया जाए तो लगता है कि संक्रमण का प्रसार कुछ धीमा जरूर हुआ है। इस दौरान दोनों महानगरों में जहां नए मामलों में कमी आई है, वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे SBI ने करोड़ों ग्राहकों को दी खुशखबरी, दिया ज्यादा कमाई का मौका। जी हां दोस्तों, SBI FD इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं। निजी क्षेत्र की HDFC बैंक के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने भी सावधि जमा यानी FD ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तय समय की FD पर ब्याज दर भी बढ़ाई गई है। दरअसल निजी क्षेत्र के HDFC बैंक के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। FD के ब्याज दरों में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने 1 साल की अवधि से लेकर 2 साल तक कम से कम अवधि वाली 2 करोड़ रुपए से कम की FD की
ब्याज दर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है। ये एफडी अब 15 जनवरी 2022 से 1 बढ़ चुकी है। दरअसल ये पहले 5% थी, लेकिन अब 5.1% ब्याज हासिल करेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक एफडी पर 5.6% ब्याज दर पा सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, हर रोज 11 करोड़ की हो रही है कोयला चोरी, पुलिस पर मिली भगत का आरोप। जी हां दोस्तों, झारखंड से खबर आ रही है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने फिर राज्य में कोयले के अवैध कारोबार का मामला उठाया है। उन्होंने धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे कोयले के अवैध कारोबार में पुलिस की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बाबत पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर कई जिलों में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार पर नकेल कसे और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को दंडित करे। आपको बता दें कि पुलिस की मिली भगत से कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है, ये बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, एमपी में कोरोना की अपडेट, थर्ड वेव में एक और मौत, इंदौर में 1852, भोपाल में 1175 केस, ग्रामीण विकास विभाग के पीएसबी पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की थर्ड वेव में ग्वालियर में एक और मौत हुई है। इंदौर में रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। यहाँ एक दिन में 1852 नए केस आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले के दिन में जब ज्यादा मरीज दूसरी लहर में 25 अप्रैल 2020 को 1841 मिले थे। प्रदेश में शनिवार को 5315 नए संक्रमित मिले हैं। ग्वालियर में 756 और जबलपुर में 482 नए केस सामने आए हैं। भोपाल में 1175 नए संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पीएस उमाकांत उमराव और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल है। आपको बता दें कि भोपाल में 90 बच्चे, 70 एसएसबी जवान और 40 पुलिसकर्मी भी संक्रमित है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम पर है अभी भी सस्पेंस। 31 जनवरी तक कोरोना का पीक अगर नहीं आया तो अप्रैल तक टालेंगे एग्जाम। स्कूल शिक्षा विभाग का वेट एंड वॉच का है प्लान। जी दोस्तों, एमपी में 10वीं 12वीं के एग्जाम टल सकते हैं। फरवरी में पीक होने पर अप्रैल में होने की संभावना है। बोर्ड के पास परीक्षा कराने के लिए 3 महीने का समय है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तीसरी लहर में बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एग्जाम्स को लेकर स्कूल और शिक्षा विभाग अभी वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है। देखते अगली खबर में जानेंगे, कंफ्यूजन में फंसी बिहार के 40 लाख मासूमों की जान। प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन 3 से 6 साल के बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र खुला। जी दोस्तों, सेंटरों पर ना मास्क की व्यवस्था है, ना ही सैनिटाइजर की। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष गीता देवी के मुताबिक केंद्रों पर बच्चों को देने के लिए मास्क नहीं दिया गया है और ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि साबुन भी विभाग ने इस्तेमाल के लिए नहीं दिया। गीता देवी की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई तरह की व्यवस्था खड़ी की गई थी। तब बच्चों को केंद्र पर नहीं बुलाना था, बच्चों को घर घर जाकर पोषाहार देना होता था। लेकिन इस बार इसे लेकर भी कोई आदेश नहीं दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, बिहार में सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। पटना का न्यूनतम पारा लुढ़ककर 11 डिग्री पहुंचा। सूरज ढलते ही बढ़ सकती है ज्यादा ठंड। सर्द पछुआ हवा के चलने से पटना समेत बिहार में कनकनी बढ़ी हुई है। हाल ही में बारिश और कई स्थानों पर ओला गिरने से वायुमंडल में नमी बरकरार है। अगले 2-3 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। सुबह में पछुआ हवा से कनकनी बढ़ सकती है। न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। 19 जनवरी तक बारिश के आसार नहीं है, यानी मौसम शुष्क रहेगा। शनिवार को जीरादेई सबसे सर्द रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। चालू मौसम में जीरादेई का ये सबसे न्यूनतम पारा है। तो अब बिहार में भी ठंड बढ़ने की आशंका है। बढ़ते अगली खबर की। इस खबर में जानेंगे, फिरोजाबाद के 46 गांव में खारे पानी की समस्या। 30,000 जनता को चाहिए गंगा जल। हर चुनाव में पानी बनता है मुद्दा। जी दोस्तों, अभी भी कई जगहों पर भारत में पानी की किल्लत है। जानते खबर में क्या है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले वैसे तो वीआईपी लोगों का जिला कहलाता है। इस जिले में काफी वीआईपी देखने को मिलते हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के तमाम रिश्तेदार इसी जिले में रहते हैं। आपको बता दें कि इस जिले की टुंडला विधानसभा की किस्मत शायद
इसके बाद भी जल संकट का सामना करते हुए नजर आ रही है। यही कारण है कि 75 साल बाद भी 46 गांव में खारे पानी की समस्या है। इससे निजात की कहानी अभी तक नहीं लिखी गई है और हर चुनाव में पानी ही मुद्दा बनता है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे इसौली में 3 दशक से नहीं खुला बीजेपी का खाता। सुल्तानपुर की इस सीट से चुनाव जीत श्रीपति मिश्र बने थे सीएम। 2.5 दशक से सपा बसपा के इर्द गिर्द ही ये सीट घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर की इसौली सीट पर बीजेपी अभी तक सिर्फ एक बार चुनाव जीती है। मोदी लहर में भाजपा प्रत्याशी रनर रहा। यूपी की ये सीट इतनी अहम है कि यहाँ से मुख्यमंत्री चुना गया था। करीब 2.5 दशक से यह सीट बसपा सपा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हालांकि सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने इस पर आंखें गड़ा रखी है। हाल ही में इसौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमें ये सीट चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। बचपन का प्यार फेम सहदेव को मिली फिल्म। अजीत जोगी की बायोपिक में निभाएंगे छत्तीसगढ़ के पहले सीएम के बचपन का किरदार। जी हाँ दोस्तों, सहदेव दिर्दो की किस्मत अब खुल चुकी है। उनको एक फिल्म भी मिल चुकी है। बचपन का प्यार गीत गाकर स्टार बने सहदेव दिर्दो को फिल्म में रोल मिला है। मोबाइल स्क्रीन पर वायरल हुआ सहदेव जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म में एक्टिंग करते दिखेगा। उसे छत्तीसगढ़ की बेहद चर्चित बायोपिक में अहम रोल मिला है। सहदेव को फिल्म के मेकर्स ने छत्तीसगढ़ के पहले स्वर्गीय सीएम अजीत जोगी के बचपन का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही सन 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। वे प्रदेश के प्रभावशाली नेता भी थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे पंजाब में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। मोहाली बठिंडा में दूसरा तो राज्य में 5वां व्यक्ति पॉजिटिव। 24 घंटे में 7000 मरीज, 22 की मौत। तो पंजाब में भी कोरोना ने बेकाबू रफ्तार पकड़ ली है। मोहाली और बठिंडा में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यहां हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। इन दोनों जगहों पर पॉजिटिविटी रेट करीब 50% मिला है। लुधियाना, पटियाला, रोपड़ और बरनाला में हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है। पूरे राज्य की बात करें तो शनिवार को 24 घंटे में 7000 मरीज मिले हैं। 22 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पंजाब का पॉजिटिविटी रेट 19.86% यानी हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। और लुधियाना और पटियाला में भी कोरोना जानलेवा हुआ है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में। टेक्सटाइल अपग्रेडेशन के लिए गुजरात सरकार की नई योजना 5 साल में 12,000 करोड़ सब्सिडी देगी। तो गुजरात सरकार ने टेक्सटाइल को अपग्रेड करने की ठानी है। जानते हैं खबर में क्या है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन के लिए टफ योजना के बाद सरकार जल्द ही टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट योजना घोषित करने जा रही है। कपड़ा मंत्रालय ने राय जानने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत देश की विभिन्न संस्थाओं और उद्योगपतियों के साथ बैठक की। अगले 5 साल के लिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 12,060 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें जानेंगे गुजरात सरकार का फैसला। स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को 40% सहायता राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने बयान दिया। तो गुजरात के कृषि और पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल गुरुवार को राजकोट के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने बर्ड रेस्क्यू टेंट का जायजा लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की थी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इससे पहले किसानों को 15,000 रुपए की सहायता राज्य सरकार की ओर से मोबाइल खरीदने के लिए दी गई थी, जिसमें अब बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों को 15,000 रुपए तक का मोबाइल खरीदने पर 40% की सहायता दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे इंदौर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार। सभी 85 वार्ड में फैला संक्रमण। 8,000 संक्रमितों में पुरुष 57%, महिलाएं 42 व बच्चे 6%। जी दोस्तों, इंदौर से भी अब कोरोना की खबर आ रही है। तो शहर में संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है। इंदौर में हाल ही में कलेक्टर मनीष सिंह ने 1 से 13 फरवरी के बीच पीक आने की आशंका जताई है। दरअसल आपको बता दें कि 7,000 मरीज एडमिट होने की स्थिति भी बन सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते शहर के करीब 76 वार्डों में संक्रमण फैला था, लेकिन अब पूरे 85 वार्डों में संक्रमण फैल चुका है। 35 लाख की अनुमानित जनसंख्या में भले ही 5% लोग संक्रमित हो, लेकिन इसमें
भी एक वार्ड अछूता नहीं है। सभी के सभी वार्डों में संक्रमण फैला है। खास बात यह है कि संक्रमितों में पुरुष 57.70%, महिलाएं 42.29 तथा बच्चे 1 से 18 वर्ष के 5.90% हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे, टिकट न मिलने पर गुलाबी गैंग की संपत पाल ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया राहुल से मिलकर रखेगी अपनी बात। दरअसल मनकापुर सीट से टिकट न मिलने से खफा संपत पाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाबी गैंग की कमांडर संपत 2012 और 2017 में इस सीट से चुनाव लड़ चुकी है। उपचुनाव में उनकी जगह रंजना बराती लाल पांडे को टिकट दिया गया था। संपत को इस चुनाव में टिकट मिलने का पूरा भरोसा था, लेकिन पार्टी ने रंजना पर ही भरोसा जताया है। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी संपत पाल 23,003 वोट के साथ चौथे स्थान पर रही थी। 2017 में कांग्रेस का सपा से गठबंधन होने पर मानिकपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस ने फिर संपत को ही मैदान में उतारा। 40,524 वोटों के साथ वह दूसरे नंबर पर रही थी। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे, कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल ने थामा बीजेपी का साथ, मोगा से सोनू सूद की बहन को टिकट मिलने से थे नाराज। पंजाब विधानसभा चुनाव से खबर आ रही है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। पार्टी ने पंजाब के मोगा से कांग्रेस विधायक हरजोत कमल का टिकट काटकर एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को दिया। मालविका ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस का हाथ थामा था। पार्टी के इस फैसले से नाराज हरजोत ने अब कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसी खबर है कि बीजेपी उन्हें इसी सीट से चुनाव में उतार सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, कौन है आफिया सिद्दीकी, जिसे रिहा करवाने के लिए आतंकियों ने अमेरिका में किया हमला, बनाया 4 नागरिकों को बंधक। जहां दोस्तों तस्वीर में दिख रही महिला लेडी अल-कायदा के नाम से जानी जाती है। दरअसल आफिया सिद्दीकी का नाम उस समय चर्चा में आया था जब 2018 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच डील हुई है। इसमें आफिया के बदले डॉक्टर शकील अहमद को मांगा गया है। अमेरिका के टेक्सास में एक पाकिस्तानी आतंकी ने यहूदी मंदिर पर हमला कर 4 लोगों को बंधक बना लिया था। इन यहूदियों के बदले उसने आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की है। आफिया को अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने, उन पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें 86 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल की सजा के बाद फिलहाल वह अमेरिका की जेल में ही बंद है। आखिर कौन है आफिया सिद्दीकी? आतंक की दुनिया का ये ऐसा नाम है जिससे कई सरकारें कांप उठती है। एक खूंखार आतंकी के तौर पर पहचानी जाने वाली आफिया को लेडी अल-कायदा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तानी नागरिक और पेशे से न्यूरो साइंटिस्ट आफिया ने एक समय FBI की नाक में दम करके रखा था। आफिया सिद्दीकी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूरो साइंस में PhD भी है। जहां दोस्तों न्यूरो साइंस में MIT से PhD है ये महिला आतंकी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, यूपी का रण मैदान दल बदलुओं से दिलचस्प हो चुकी है। यूपी का चुनाव की लड़ाई बड़ी आबादी को रिझाने की होड़ में लगी है सभी पार्टियां। जी दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पिछड़े वर्ग के नेताओं के भाजपा छोड़कर आने से माहौल बन सकता है, लेकिन भाजपा ये मान रही है कि 5 वर्ष सुख भोगने के बाद जाने वालों को मौका परस्त मान रही है, मतलब अवसरवादी मान रही है। देखते हैं क्या है खबर में। तो खबर में जानेंगे, भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने चुनावी लड़ाई दिलचस्प बना दी है। हालांकि अखिलेश यादव ने अब भाजपा से किसी नेता को न लेने की बात कही है। आपको बता दें कि भाजपा से कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो 14 नेता सपा में पहुंचे हैं उन्हें समायोजित कर पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी में जाने वाले ज्यादातर विधायक बसपा पृष्ठभूमि के हैं। इनमें से अधिकतर पिछले चुनाव में ही बसपा या अन्य दलों से भाजपा में आए थे। सपा को लगता है कि बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के नेताओं के भाजपा से उसके पाले में आने से माहौल बनेगा, लेकिन भाजपा को ये लग रहा है कि 5 वर्ष की सत्ता की मलाई काटकर दल बदल करने वालों की अवसरवादिता जनता समझ रही है, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसी के बीच चुनावी तस्वीर दिलचस्प होती जा रही है। तो ये सारा का सारा मुद्दा है यूपी चुनाव का। क्या कुछ हो रहा है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बीजेपी में हो सकती है शामिल। भाजपा के बाद अब समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अभी तक सिर्फ बीजेपी विधायक ही पार्टी छोड़कर सपा में जा रहे थे, लेकिन अब सपा से भी
एक व्यक्ति यानी कि सपा के घर से ही उनकी बहू अपर्णा बीजेपी में शामिल हो सकती है। खबर में जानते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद नेताओं ने दल बदलना जारी कर दिया है। एक और भाजपा के कई मंत्री विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो सकती है। इससे पहले मुलायम के समधी हरिओम यादव भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी अपर्णा को लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अपर्णा यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ के कैंट से ही सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रीटा बहुगुणा जोशी से हार का सामना भी करना पड़ा था। तो अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में अब जानेंगे मौसम का हाल आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के त्रिपुरा भागों और तटीय ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। तो इसी के साथ फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।